नमस्कार, मैं कीर्ति चैनल फॉर हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक ऐसे गंभीर बीमारी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। कोई आम बीमारी नहीं है, इससे आपकी जान का खतरा भी बना रहता है। देखिए, सीओपीडी बीमारी के बारे में हम जानेंगे और आज इसी बीमारी पर विस्तारित रूप से चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अशोक सामा जी जुड़े हुए हैं। एमबीबीएस, एमडी हैं इंटरनल मेडिसिन में और लंग डिजीज से फेलोशिप की हुई है इन्होंने। तो डॉक्टर अशोक सामा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो सर देखिए सीओपीडी जो बीमारी है, क्या बीमारी है? सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि सीओपीडी होता क्या है? कैसे होता है? सीओपीडी फेफड़े की बीमारी होती है। इसमें जी। क्या पेशेंट के जो मोस्ट कॉमन डिजीज होती है स्मोकर्स को, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, जो उसमें हिस्ट्री होती है तो मिनिमम 15 टू 20 इयर्स की हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग जी। स्मोकर्स को होती है। नंबर 2 होती है जो लेबर क्लास होती है, फैक्ट्रीज में काम करती है, पेंट की फैक्ट्री, मेटल की फैक्ट्रीज में, कॉटन की फैक्ट्री में, टेक्सटाइल की फैक्ट्री में, या मंडी से होती है। ये अपने धान, जो धान की मंडी, गेहूं की मंडी, ये उनमें होती है। 10% वो लोग होते हैं, 90% क्रॉनिक स्मोकर होते हैं। स्मोकिंग हिस्ट्री मिनिमम 15 से 20 साल पुरानी होती है। इमीडिएटली हुँ। से 20 साल इसको डेवलप होने में लगते हैं। बीमारी को बनने में 15 से 20 साल बाद होती है। अच्छा, तो मतलब सर 15 से 20 सालों में आपने बोला कि 15 से 20 साल आपको पता करने में लग जाएँगे, तो इसके क्या-क्या सिम्पटम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हम सीओपीडी के शिकार होने वाले हैं? इसमें सबसे पहले तो आता है सिंपल ड्राई कफ, उसका नाम स्मोकर कफ भी बोलते हैं। हुँ। वो कॉम उसकी जो डिजीज की जो मेडिसिन हैं, जैसे लेमैन लोग, आम लोग मेडिकल हाल से मेडिसिन लेते हैं, आरएमपी डॉक्टर से लेते हैं, बीएमएस डॉक्टर से लेते हैं, उनसे उसका रिलीफ नहीं होता आपको, क्योंकि वो डायग्नोज नहीं होती, फिर उसको पकड़ा नहीं जा सकता बस उनके लेवल पे। जब क्वालिफाइड पकड़ता है तब इसका स्टार्ट होता है। उससे पहले वो अपना टाइम पास करता रहता है, गोली ले ली, कहीं से सिरप ले लिया, अपने आप ले लिया, मेडिकल हाल से ले लिया। जो डॉक्टर जाता है वो एक्सरे करता है, सारे सिम्टम पूछता है, ब्लड टेस्ट करता है, तो वो फिर लेबल करता है। इसका कॉमन नेम ब्रोंकाइटिस है, उसके बाद सीओपीडी बोल देते हैं। फिर आगे इसकी फॉर्म होती है और टेक्निकल नाम होता है। कॉमन कॉमन नेम है ब्रोंकाइटिस और स्मोकर कफ डिजीज, स्मोकर कफ डिजीज बोलते हैं। तो सर ब्रोंकाइटिस किस स्टेज में आता है? जैसे मैंने जितना पढ़ा था जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ अलग-अलग एजेस में इसके नाम अलग हैं। जैसे अस्थमा बताया गया था कि 20 साल से कम उम्र के में ये अस्थमा गिना जाता है। तो अस्थमा का भी जन्म से लेना-देना है? अस्थमा के भी पार्ट होते हैं, या तो जन्म से होता है या लाइफ के किसी पार्ट में डेवलप हो जाता है। ये एक सेपरेट चीज है। अस्थमा वालों को ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस 10 टाइम्स होते हैं। ओके। बीमारी है, पैदा होने से होता है, हेरिडिटरी होती है, वो यंग एज में होती है, एडल्ट में भी होती है, 40 से पहले भी हो सकती है। बट ब्रोंकाइटिस 40 के बाद ही होता है, 40 ईयर के बाद। और उसमें जिनको अस्थमा रहा हो उनको अर्ली आती है और बहुत गंभीर आती है। अंडरलाइन अगर अस्थमा है तो अस्थमेटिक कहने पर अस्थमा का मरीज, दमा का मरीज अगर बीड़ी पीता है 15-20 साल, तो ब्रोंकाइटिस उसको होता है और बहुत सीवियर बनता है, बहुत सीरियस। और जब ये तो सर अभी आपने बात की कि ब्रोंकाइटिस जो है वो सीरियस होता है, तो इसके क्या कारण रहते हैं? जब अगर हम इसको डॉक्टर से इलाज भी करवा लेते हैं तो और डॉक्टर इसको पहचान भी कर लेता है कि आपको ब्रोंकाइटिस है, तो ये बढ़ने का क्या रहता है सीन कि वो कभी भी बढ़ रहा होता है? बढ़ने का मेन रीजन रहता है, जो उसका कारण, कांस्टेंट कारण है बिगड़ने का, वो साथ ही चलता रहता है। वो स्मोकिंग करता रहता है, दवाई खाता रहता है, तो स्मोकिंग करता रहेगा, छोड़ेगा नहीं, तो वो कारण साथ ही है, तो इसलिए वो बढ़ता रहेगा। जी। स्मोकिंग अगर है उसको तो हम छोड़ नहीं रहे, और दवाई ले रहे हैं, दवाई से दबेगा नहीं, कारण छोड़ नहीं रहे। जब तक बीमारी बिगड़ जाती है तब वो कारण छोड़ने को तैयार होता है, बीड़ी छोड़ने को तैयार होता है, तो तब दवाई काम करती है। वो बहुत लेट सोच होती है, 20 साल की स्मोकिंग के बाद ये स्टेज आती है। तब वो मानता मैं स्मोकिंग भी छोड़ दूंगा, दवाई भी रेगुलर होऊंगा, और वो एमडी डॉक्टर मिनिमम डायग्नोज कर पाता है इस स्टेज। जी।
तो सर देखिए, आज की जीवन शैली का तो हम सभी को पता है कि आज की जीवन शैली में हर प्राइवेट नौकरी करने वाला जो लोग हैं, वो बाहर स्मोकिंग करने ज़रूर ही जाते हैं। तो आजकल का लाइफ़स्टाइल जो है हमारा, क्या उसका भी उस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि देखिए हमारा खान-पान वैसा नहीं रहा है जैसे पहले के टाइम पे रहता था। लेकिन अब देखिए, जो खान-पान में चेंजेज़ हैं। जी सर। ये ये कॉमन फैक्टर है। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर ऑल डिजीज़ेज़ जो आज की लाइफ़स्टाइल में, और टाइप ऑफ फूड का भी है। जैसे ब्रोंकाइटिस है, इसमें अगर आप जो फास्ट फूड लेते हैं, उसमें स्टार्ची फूड होता है। स्टार्ची माने मीठा बहुत ज़्यादा होता है। उसमें वो होता है, मैदा बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हुँ। इसको बढ़ा, क्योंकि इसको जो मेटाबॉलाइज़ इसको करने के लिए, इसको जो स्पीड बढ़ाने के लिए, इसमें फास्ट फूड का रोल रहता है, स्ट्रेस का रोल रहता है। स्ट्रेस खाने-पीने में जो चीज़ों में मीठा ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा बिगाड़ेगी। मीठा, खट्टा और ठंडा। ठंडी चीज़ें, मीठी चीज़ें और खट्टी चीज़ें, और फास्ट फूड, और उससे मेंटल स्ट्रेस, ये चारों चीज़ें इसको बढ़ाती है। ये चारों चीज़ें जो हैं वो ब्रोंकाइटिस को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर आदमी को इस चीज़ से छुटकारा पाना है तो उसको ये चीज़ें तो बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। जी सर। इसमें स्मोकिंग का पैटर्न होता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो सिगरेट पीते हैं, हम इम्पोर्टेड पीते हैं, बहुत बढ़िया सिगरेट पीते हैं। कहने का धुआँ हुँ। अंदर जाएगा। बीड़ी पिएगा, धुआँ अंदर जाएगा। गाँव वाला कहता है मैं बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं तो हुक्का पीता हूँ, फ़िल्टर होके जाता है जी। वो भी धुआँ है, सेम काम करता है। धुआँ अंदर गया, दैट इज़ पार्ट ऑफ लंग। जो हमें लगता है बीड़ी पीने के बाद धुआँ बाहर निकलता है, दैट इज़ 50%। 50% धुआँ है जो फेफड़े का पार्ट बन जाता है, परमानेंट कार्बन पार्टिकल अंदर परमानेंट सेटल हो जाते हैं। जो यूनिट होता है जहाँ ऑक्सीजन और ब्लड का एक्सचेंज होता है, उसको एल्वेली बोलते हैं। वहाँ कार्बन परमानेंट जो स्मोकी में वहाँ सेट हो जाता है। जो धुआँ हमें बाहर निकलता है दिखता है ना, वो 50% होता है। तो धुआं किसी रास्ते से गया है, बीड़ी से गया है, सिगरेट से गया है, हुक्का से गया है, या बिजनेस पॉइंट ऑफ से एमरजेंट गए हैं, या पहले कुकिंग होती थी, चूल्हे की कुकिंग से हो जाता था, चूल्हे में जो जलाते थे। ये जो अंदर चल के लाइफ लॉन्ग के लिए चला गया, वो परमानेंट उसका पार्ट बन गया, दैट इज नॉट रिवर्सिबल। उसको वॉश आउट नहीं कर सकते। वो इतना स्मॉल यूनिट होता है, उसके अंदर परमानेंट सेटल हो जाता है। दैट धुआं स्मोकिंग जो अंदर अलग कारण गया है, वो परमानेंट उसका पार्ट बन गया है। उसके साथ उसे जीना है। उससे उसका जीना हम कैसे कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसके डूज हैं, डोंट हैं, मेडिसिन है। वो उसको कहना मानना पड़ेगा, डॉक्टर का ये करना है, ये नहीं करना, और ये मेडिसिन लेनी है। कब कम लेनी, कब ज्यादा लेनी, दवाई उसकी बंद नहीं होती लाइफ। जी। अभी आपने बोला कि दवाइयाँ उनकी बंद नहीं होती है, तो दवाइयों की कोई साइड इफ़ेक्ट देखिए पूरे टाइम अगर आप दवाई खा रहे हैं, तो दवाइयाँ भी कहीं न कहीं आपके शरीर को खाने का काम करती है, दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो क्या दवाइयाँ दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे इस बीमारी में? आज के इरा जो एलोपैथी का इरा चल रहा है, मेडिसिन एट द लोकल, ये मेडिसिन ऐसी दी जाए, वो मुंह से ना खानी पड़े, इंजेक्शन ना लगानी पड़े, वो लोकल अपने जाके वहीं असर करे। तो जैसे लाइफ लॉन्ग जो मेडिसिन लेनी होती है ना, उसको लोकल अप्लाई कीजिए। लोकल मतलब जहाँ बीमारी वहां अप्लाई कीजिए। फेफड़े के अंदर बीमारी है, दवाई वहीं जाएगी फेफड़े से, फेफड़े में काम करेगी, वहीं खत्म हो जाएगी, ब्लड में जाएगी नहीं तो साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके क्या है, फेफड़े में कैसे पहुंचाते हैं, उसके लिए हमारे 3 तरह के डिवाइस आते हैं। एक छोटा होता है, पंप बोलते हैं, इनहेलर, सबसे जी। इफेक्टिव होता है, सबसे सस्ता होता है। उसके बाद बाद होता है रोटा इनहेलर, छोटा सा प्लेटस होता है, उसको कैप्सूल डालते हैं, घुमा देते हैं, उसको इनहेल कर लेते हैं। तीसरा होता है नेबुलाइजर, छोटी सी 1000 रुपए की मशीन आती है, उसके अंदर सोल्यूशन डलता है, वो मशीन प्लग लगाओ, उसको इनहेल कर लो। तीनों तरह की दवाई फेफड़े में जाएगी, फेफड़े में खत्म हो जाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तो सर ये ब्रोंकाइटिस कितना डेंजरस हो सकता है? अगर कोई इंसान इसकी चपेट में आ जाता है, तो जो ब्रोंकाइटिस है वो कितना डेंजरस हो सकता है इस व्यक्ति के लिए? का एक पार्ट तो ये है ना, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, उसकी लाइफ का एक पार्ट रहेगा परमानेंट। उसके ओके। साथ तो कैसे कला सीखनी पड़ेगी, उसके परहेज सीखने पड़ेंगे। डॉक्टर अच्छा चुनना पड़ेगा जो उसको हर टाइम संभाले। इसको 3 या 4 साल में बिगड़नी बिगड़नी, इसकी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद भी इसके 3 से 4 एडमिशन साल में होंगे। और एडमिशन कब लेना, कैसे लेना, कितनी जल्दी लेना, उससे लंग की डैमेज और बच जाती है। अगर वो टाइमली इंटरवेंशन नहीं करवाता, टाइमली इलाज नहीं लेता, टाइमली दाखिल नहीं होता, तो उसका बिगड़ेगा रोग।
वो 3 से 4 एडमिशन उसके मिनिमम होते हैं सब कुछ करने के बाद। वो क्यों होते हैं? एक तो परहेज करने के बावजूद जो एक्सपोजर टेम्परेचर चेंज होता है बाहर, उसका जी। डॉक्टर बाहर जो नए एलर्जेंट आते हैं, जब गेहूं आता है तो हवा में एलर्जेंट सब जगह होता है, जब धान आता है सब जगह एलर्जेंट होता है। अब जैसे उसको जलाया जाता है धान की और उसकी गेहूं की पौध को जो नीचे रह बच जाता है, वो खेत में धान काटने के बाद अनाज काटने उसको जलाया जाता है, वो धुआं यहाँ से हरियाणा से पंजाब से दिल्ली तक पहुंच जाता है, तो सारे हवा में रहता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो कारणों की वजह से उसका बीमारी बिगड़ेगी, उससे इमीडिएट दवाई बढ़ानी पड़ेगी या दाखिले पे जाना पड़ेगा। जितनी जल्दी दवाई बढ़ाएगा, जितनी मर्जी दाखिले पे, उतना लंग डैमेज कम हो जाएगी। अगर वो बीमारी के साथ जीता रहेगा, बीमारी से लक्षण बिगड़ते रहेंगे, डैमेज लंग की डैमेज और बढ़ती जाएगी। जी, जी सर। मतलब वायु प्रदूषण का भी इसमें पूरा-पूरा हाथ है। रोल है, और उसमें ये है कि देखो छोटे सिटी में यानी बड़े सिटी में तो पोल्यूशन है, पोल्यूशन में हुँ। ट्रैफिक का पोल्यूशन धुआं है, इंडस्ट्रियल डस्ट है, और मैन्यू अपन जो कंस्ट्रक्शन का धुआं होता है, बजरी धुआं, वो सारा सीमेंट का, और उसके अलावा जो फैक्ट्री का धुआं हो गया, उसके जी। अलावा जो खेत में आग लगाते हैं वो धुआं हो गया, वो वो तो एयर में है ही, उससे हम भाग नहीं सकते। उससे बहुत से लोग अच्छी प्रिकॉशन लेते हैं, फेस मास्क डालते हैं, आपने जी। देखा होगा। फेस मास्क एक सोल्यूशन है, नहीं तो कुछ लोग अपना छोटा कपड़ा रखते हैं, बांध लेते हैं, चाहे वो प्रिकॉशन है उसको कम करने का। उससे भाग, फिर वो घर के अंदर भी है वो धुआं, सड़क पे भी है, घर के अंदर भी है, हर जगह है, उससे भाग नहीं सकता। उससे अवॉइड कैसे करना है, और अगर एक्सपोजर हो गया तो उससे जल्दी इलाज कैसे लेना है। तो सर व्यक्ति को कब पता चले कि अब उसको डॉक्टर के पास बिल्कुल पहुँच जाना चाहिए कि ब्रोंकाइटिस के लक्षण उसको दिख रहे हैं, अब साँस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि एयरवेज़ के जो पैसेजेज़ हैं शायद उसमें भी मोटाई बढ़ जाती है उसकी जिससे उसको साँस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे होता है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, ये सांस होता क्यों है? जब ये एलर्जेंट जाते हैं, स्मोक जाता है, तो एयर पैसेज जो होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन हुँ। बोलते हैं। और उस एक पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट क्या होता है, जो लंग की सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। मुंह एक नॉर्मल, जैसे हमारे मुंह में थूक आता है ना, सलाइवा बोलते हैं, नेचुरल होता है। ऐसे फेफड़े को लुब्रिकेंट करने के लिए विंड पाइप को, जो एयर वे पैसेज होते हैं उसको लुब्रिकेट रखने के लिए अंदर एक म्यूकस लेवल, वो लिमिटेड अमाउंट में निकलता है, लिमिटेड अमाउंट में सूख जाता है अंदर। जब ये डिजीज आ जाती है तो म्यूकस बढ़ जाता है, म्यूकस वाइट कलर का होता है, वो नंबर ऑफ टाइम 10 टाइम 15 टाइम बढ़ जाता है। तो इनिशियली क्या आता है, जब बीमारी बिगड़ती पहले खांसी बढ़ेगी, फिर म्यूकस जी। बढ़ेगा, फिर वो इलाज नहीं लेगा तो वो म्यूकस जो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी, वो हरा या पीला हो जाएगा, अगली स्टेज आ जाएगी। और उससे तो और बिगड़ेगा तो उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो पेशेंट की इसमें आईक्यू कितनी है, पेशेंट की समझदारी कितनी है, या उसकी माइंड की सोच कितनी, मुझे डॉक्टर पे कब जाना है। ये हर पेशेंट के अपने माइंड का सेटअप होता है, मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है। तो जब हुँ। म्यूकस खांसी बढ़ गई, तब म्यूकस वाइट म्यूकस जो थोड़ा बहुत आता है वो तो आएगा, उनको आता ही है। जो वो बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाना है, वो हरे रंग का हो गया तो डॉक्टर के पास, पीले रंग का हो गया तो डॉक्टर के पास जाना है, अगर उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो गया तो डॉक्टर के पास। और ये खांसी ये सिम्टम रात में ज्यादा आते हैं मोस्टली, दिन का टाइम निकल जाता है उसका, थूक लिया, बलगम इधर कर दिया, फेंक दिया, कुल्ला कर दिया, ये निकल, रात को ये सारा इकट्ठा हो स्टेग्नेशन हो जाती है, तो रात जी। को ज्यादा। तो जब इनके कलर चेंजेज़ होने लग जाएँ, अगर ग्रीन, येलो या फिर उसके साथ खून आने लग जाए, तो डॉक्टर को तुरंत डॉक्टर तब तक उसका पहुँच जाएँ ताकि इलाज संभव हो सके। दवाई दवाई कैप्सूल टीका पहला लोकल दवाई काम नहीं करेगा, तब उसको एडमिशन की जरूरत 100% पड़ेगी। उसमें समझो वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया हो गया उसके अंदर घुस गया फेफड़े में, उसको जी। अच्छी चाहिए उस स्टेज पे, वो इंजेक्टेबल होती है, फिर दाखिला करना पड़ता है। ये 2 या 3 बार या 4 बार साल में जरूर आता है, हर पेशेंट की डिपेंड करता है वो कितनी प्रिकॉशन लेता है, या उसका इम्यून सिस्टम बीमारी से कितना लड़ सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उनको कम होती है बीमारी, इन्फेक्शन कम होती है। अब एक बार हरा पीला लाल हो गया तो दाखिल करना पड़ता जी।
तो सर ब्रोंकाइटिस जब हो जाता है एक व्यक्ति को तो ब्रोंकाइटिस का क्या रहता है? मतलब ज़्यादा अगर ब्रोंकाइटिस भी बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है व्यक्ति के साथ? क्या उसकी जान भी जा सकती है? ये होता है, अगर ब्रोंकाइटिस को मोर देन 20 इयर्स हो जाए या 25 इयर्स, अल्टीमेट दिस लीड टू राइट साइड ऑफ फेलियर। अगर एयर कम जा रही है, अंदर ऑक्सीजन कम जा रही है ना बॉडी में, तो राइट साइड लंग से कंसर्न जुड़ा होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तो हार्ट अटैक से जुड़ा होता है। राइट साइड ऑफ हार्ट जो होता है वो फेफड़े से जुड़ा होता है, फेफड़े के फंक्शन। जब फेफड़े के फंक्शन या काम करने के तरीके फैन वो बिगड़ जाएंगे, राइट साइड ऑफ फेफड़े के जो हार्ट का राइट साइड है वो उनका साइज बढ़ जाएगा। उस स्टेज को हम अल्टीमेट लास्ट बोलते हैं, कोल पल्मोनरी। दैट इज लास्ट। उसमें सारी दवाइयां फेल हो जाती हैं, एक लिमिटेड काम करती हैं। उस स्टेज में पेशेंट को ऑक्सीजन अपने पास रखनी पड़ती है। घर पे रहेगा तो भी ऑक्सीजन के साथ रहेगा, ट्रेवल करेगा तो ऑक्सीजन के साथ करेगा, या लंग ट्रांसप्लांट होगा। जी। तो सर या इसमें खर्चा कितना हो सकता है? लंग ट्रांसप्लांट में 40 लाख के आसपास खर्चा है। इंडिया में बहुत कॉमन होने लगा है। मोर देन 10 इंस्टीट्यूट है जिसमें लंग ट्रांसप्लांट हो रहा है। 40 लाख के आसपास खर्चा है। किसी सरकारी अस्पताल में होता है, सिर्फ प्राइवेट कर रहे हैं। बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है, बहुत पैसा लगता है, और उसके बाद बहुत प्रिकॉशन रखनी होती है उसको ट्रांसप्लांट को स्टे करने के लिए। 1 से 1.5 महीने हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है ऑपरेशन के बाद भी। तो यानी कि इस स्टेज तक व्यक्ति को चाहिए कि वो पहुँचे ही ना, उससे पहले ही वो दवाइयों के सहारे जो आपने बताए, उस दवाइयों के सहारे वो दवाइयाँ उनको कितनी उनकी पॉकेट पर कितना असर डालने वाली हैं? ये मेडिसिन जो अब हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत सिस्टम बना दी है। पॉकेट जी। फ्रेंडली मेडिसिन बहुत आ गई है। ये क्रेडिट प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है। इन्होंने मेडिसिन की कॉस्ट फैक्टर बहुत कम करवा दी। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं पेशेंट टू पेशेंट, कौन सी जी। कंपनी से ब्रांड की किसको देनी। वो 10 रुपए एक ही पेशेंट की मेडिसिन वही 10 रुपए में आ सकती है, वो हम 100 रुपए की अच्छे पेशेंट जिसकी पॉकेट अलाउ करती है वही 100 रुपए की टेबलेट भी दे देते हैं, और 10 पैसे की हुँ। भी टेबलेट। ये पॉकेट फ्रेंडली स्पेक्ट्रम होते हैं। जेनरिक मेडिसिन होती है, पीजी मेडिसिन होती है, फिर स्टैंडर्ड कंपनी की होती है, फिर इंटरनेशनल कंपनीज होती है। चारों तरफ ही इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। जिसको जो सूट करती है हम देते हैं, उसकी हेल्प जरूर होती है उसकी। ये नहीं कि वो काम सस्ते वाली वही काम नहीं करेगी, काम करेगी, करती है। जी, पॉकेट जी सर। तो जैसी पॉकेट है वैसे उसको मेडिसिन को टेलर्ड कर देते हैं उसके पॉकेट के अराउंड। जी, मतलब पॉकेट फ्रेंडली दवाइयाँ हैं, अगर आपको इतने बड़े लेवल तक अगर आपको खर्चा बचाना है और अपने शरीर का बिल्कुल ख़्याल रखना है, अपने फेफड़ों का बिल्कुल ख़्याल रखना है, तो सही टाइम पर बीमारी का पता करके उसको इलाज दिया जा सकता है। आप दवाइयों के सहारे जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो कर सकते हो। इसके लिए देखो गवर्नमेंट को क्रेडिट बहुत जाता है। हर सिविल अस्पताल में दवाई फ्री है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दवाई फ्री कर रखी है। और उसके बाद जो सिस्टम आया है, तो आप जानते हो आयुष्मान भारत जी। में जैसे 5 लाख इंश्योरेंस है, वो हर प्राइस यानी 30% प्राइवेट हॉस्पिटल उससे अटैच हो चुके हैं। उस हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका बिल्कुल टोटल फ्री इलाज होगा। ऑक्सीजन फ्री लगेगी, बेड फ्री है, डॉक्टर फीस नहीं है। उसे पहुंचना जरूरी है, ये उसके लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने जो ये आयुष्मान कार्ड चलाया है, इसका बेनिफिट इन लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। और पहले तो इन्होंने पूर बनाया था, इन्होंने 70+, जी। चाहे वो करोड़पति है लखपति है उसका भी कर दिया। 70 एज क्रॉस कर दिया है तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज। नई गवर्नमेंट की प्लानिंग में बहुत अच्छा ये इन इसी ब्रोंकाइटिस, मेरे पास इस समय एडमिट है कम से कम 15 पेशेंट। उसमें से 7 लोग ब्रोंकाइटिस के आयुष्मान में दाखिल है, फ्री इलाज हो रहा है। जी। पेशेंट फ्री लग मतलब गया। सरकार सरकार व्यक्तियों की पूरी-पूरी मदद कर रही है, सरकार की जो नीतियाँ हैं, वो वो बहुत हेल्प, काम आ रही हैं। बिगड़ी हुई बीमारियों में बहुत अच्छी हेल्प कर रही है। और हमारे से ये कम से कम रेट पे इलाज दिलवा रहे हैं। डॉक्टर के हुँ। अपडेट होता है, कॉस्टली इलाज है, डॉक्टर इनके साथ आयुष्मान से जुड़ के इनको इलाज दे रहे हैं। डॉक्टर को फाइनेंशियल लॉस कुछ होता है, पर वो करने की तैयार रहे कर रहे हैं। आयुष्मान से कॉस्टली जुड़ रहे हैं और इनकी हेल्प हो रही है।
तो सर ऐसे क्या प्रिकॉशंस हम अपना सकते हैं कि सीओपीडी जो है हमें ना हो, ये जो बीमारी है सीओपीडी की, ये हमें हो ही ना, तो हम क्या-क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? प्रिवेंशन, इट इज नोन एज स्मोकर डिजीज। इसका जी। अल्टरनेट नाम स्मोकर डिजीज है। तो स्मोक से कैसे बचना है आपने, मतलब आप अगर घर में चूल्हा, आजकल वैसे रहा नहीं चूल्हा चौका जो होता था लेडीज को, वो तो रहा ही नहीं, आजकल गैस आ गया है। और इसके अलावा जो नंबर 2 है, जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ वो काम करता है, भट्ठे पे काम करता है, अगर उसे ब्रोंकाइटिस हो तो भट्ठे का काम छोड़ना पड़ेगा। मेटल की कंपनी में काम करना छोड़ना पड़ेगा। मंडी में है काम करता, काम बदलना पड़ेगा। आड़त की मंडी जो होती है, धान वो आता है, उसकी धूल से जी, होता है। जी, जी। ठीक, ये तो फिर 10% पेशेंट की। 90% पेशेंट इसमें स्मोकिंग वाला है। स्मोकिंग इसलिए आप उसे अपने हाथ से करनी, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, हुक्का पिएगा या कुछ ही पिएगा, उसने अपने हाथ से पीनी है। वो उसके बस में है, अपने हाथ से वो उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छुड़ाने के लिए आजकल मेडिसिन भी आ गई है, साइकोथेरेपी मेडिसिन भी आ गई है, चिंगम भी है, टेबलेट भी है, साइकोथेरेपी भी है। दैट इज जी। वेरी, बहुत अच्छे आते हैं अगर पेशेंट छोड़ना चाहे तो। छोड़ने के लिए बहुत थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बॉडी जी, में जी, जी। लेवल, कैफीन लेवल बढ़ जाता है। उसको टेपर करने के लिए हम चिंगम देते हैं। और माइंड की जो क्रेविंग होती है, उस क्रेविंग को रोकने के लिए हम टेबलेट देते हैं। और स्मोकर्स हम यानी कि 90% कामयाब हो जाते हैं उसकी, अगर वो चाहे तो स्मोकिंग छोड़ना। और ये स्मोकर डिजीज है, इसी 90% लोगों को स्मोक से ही होती है, तो बीड़ी, सिगरेट, बीड़ी और हुक्का। जी सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे आज के इस सेशन का कि जो आपने बोला कि आपको काम छोड़ना पड़ेगा अगर आप भट्टी वगैरह या ऐसी लोकेशन पे अपना काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस रख सकते हैं ताकि उन्हें ये बीमारी हो ही ना? उसमें ये इंडस्ट्री, उसका रोल होता है, जो फैक्ट्री का ऑनर, उसके क्रैक सिस्टम होता है अभी, जो पॉल्यूशन को कैसे मिनिमम करना है, वो उसको फॉलो नहीं जी। करते। जैसे उनको टाइम टू टाइम स्प्रे करना होता है, टाइम टू काम, फैक्ट्री उसको मशीन को रोकना होता है, या उनको अपना मास्क दिलवा के रखना होता है। ये प्रिकॉशन फैक्ट्री का जो इंडस्ट्रियल ऑनर है उसको करना पड़ता है। बड़ी फैक्ट्रीज में फॉलो होता है, वो रूल्स फॉलो होते हैं। आप उसको टाइम टू टाइम उसे ब्रेक देंगे, उसका जो यूनिट ओपन में होगा, खेतों में होगा, चारों तरफ उसका पोल्यूशन निकल जाएगा, क्लोज एरिया में नहीं होगा। और उसके बाद उसको हर बंदे को मास्क देना है, और उसका एनुअल चेकअप मस्ट है। उसका ये फैक्ट्री ऑनर का, मालिक का रोल होता है। जी। जी सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कैसे वो स्मोकिंग से और एयर पॉल्यूशन से कितनी खतरनाक बीमारी के गर्भ में जा सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए आपने जो हमें प्रिकॉशंस बताए, हम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि वो डॉक्टर की बात को ध्यान में रखें और ज़रूर स्मोकिंग जैसी जो अगर आपको भी हैबिट्स हैं, तो उसको आज से ही छोड़ दीजिए। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।